नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और जो बुक है उसका नाम है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। यह जो है आप अगर नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर यह आपके बहुत ही काम आने वाली है। जैसे शिक्षक संबंधी परीक्षाएं भी होने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी आदि में भी यह काम आने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको एनालिसिस करके पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पर अधिकतर जो है इंग्लिश में ही सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, तो इसको मैंने हिंदी में आपको देने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करेंगे। इससे पहले जान लें कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, शुरुआत पहले चैप्टर से हुई थी और दूसरा चैप्टर जो है आपने जीव जगत का वर्गीकरण वगैरह पढ़ा था आपने एनालिसिस करके। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर था इसके यानी कि पहले वाला चैप्टर, वह आपका वनस्पति जगत का था। ठीक है ना। इस अगर वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आप चले जाइए। यहाँ पर जा कर के आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 को, फिर इसके बाद प्राणी जगत पर आइए और उससे पहले की वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आइए शुरुआत करेंगे और देखेंगे अध्याय 4 को, प्राणी जगत। तो दोस्तों, इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, वर्गीकरण का आधार क्या रहेगा और प्राणियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों के विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान रखने में सहायता मिलती है, इसलिए इसका वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। देखिएगा वर्गीकरण का आधार क्या बनता है। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना की कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को ही वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, मतलब कि जैसे प्राणी की संरचना में भिन्नता होती है, लेकिन उनको किस आधार पर जो है यानी कि उनका वर्गीकरण किया जाएगा, तो वह कोशिका की व्यवस्था, उनकी शारीरिक समिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र कैसा है, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र के आधार पर उनको जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। आगे देखते हैं किस आधार पर वर्णन करते हैं, तो संगठन के स्तर पर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं, कि सभी की कोशिका का संगठन एक तरीके का नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। कोशिकाओं के भिन्न श्रम के कुछ विभाजन होते हैं, जैसे सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इस ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग क्या करता है, एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनलिड हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, मोलस्क हो गया, एकाइनोडर्म हो गया, रज्जुकी हो गया, के अंग मिलकर जो है क्या करते हैं, एक तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य करता है। इस प्रकार की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूह के अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो कि मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटी हेल्मिन्थीज जो है वहाँ पर। ठीक है, और पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं जिसमें मुख और गुदा। ठीक है, मतलब दो बातें हैं। ठीक है, इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का है, खुला तथा बंद। समझ रहे बात को। आगे देखिएगा, खुले परिसंचरण क्या होते हैं, तंत्र में रक्त का बहाव या हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें क्या होते हैं, डूबे रहते हैं।
और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि इसका रक्त संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यासवाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए धमनी, शिरा और कोशिकाएं। ठीक है, इस टाइप का। आगे देखिएगा, सम्मिति क्या होती है दोस्तों। तो प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित वाले होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष के गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भाग में विभाजित करते हैं तो इन्हें इसे अरीय सममिति कहते हैं। जैसे सिलेंट्रेट हो गया, टीनोफोर हो गया, एकाइनोडर्म हो गया, इसी प्रकार के सममिति होते हैं। जैसे 4.1 में देखिएगा। ठीक है, 4 जैसे ये आर्य सममिति का है, ये आर्य सममिति का आर्य, और ये द्विपार्श्व सममिति का है। देखिएगा आगे, किंतु एनिलिड तथा आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाले रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं तथा बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए केकड़े टाइप का 4.1, तो ये हो गया द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन क्या होता है दोस्तों। तो जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा जिसको कहते हैं, तथा आंतरिक एंडोडर्म यानी कि अंतः त्वचा, ठीक है, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रेट 4.2 में देखिएगा, ये देखिए सिलेंट्रेट है, इसमें ये जो हो गया आपका मेजोग्लोया जिसको कहते हैं, और ये हो गया इसका बाह्य त्वचा, ये जो है ये आपका बाह्य त्वचा है, और अंतः त्वचा क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, और वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म होता है त्रिकोरकी कहलाते हैं। जैसे प्लेंटीहेल्मिंथेस, इसे रज्जुकी तक। ठीक है, ये देखिएगा इसमें, जैसे ये बाह्य त्वचा हो गया और यह अंतः त्वचा हो गई, और एक और अंदर हो जाती है जिसको मेजोडर्म आप कहते हैं। इसमें 3 है। जैसे इसमें देखिएगा ये वाला खाली है, ये वाला पोर्शन खाली है ना, इसमें क्या है त्रिकोरकी में यहाँ भी ये चीज़ें हैं। समझ में आ रही बात। आगे देखिएगा, प्रगुहा सिलोम के आधार पर कैसे बांटते हैं भाई। तो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं, तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिलिड, मोलस्क हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, इकाइनोडर्म हो गया, हेमिकॉर्डेट हो गया तथा कॉर्डेट हो गया। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती हैं, बल्कि मध्य त्वचा, मेसोडर्म, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, कूटगुहिका। ठीक है, जैसे क्या है एस्केलमिथीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाए जाते हैं उन्हें अगुहीय कहते हैं, जैसे प्लेंटी हेल्मिथीज। ठीक है, 4.3 सा में ये देखिए ये हो गया, और ये क्या है जो है अगुहीय है। ठीक है, और ये क्या है कूटगुहिक है, और ये इसको प्रगुहा कहते हैं। इनके चित्र के साथ में आप लोग पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले करके समझिएगा। आगे देखते हैं, खंडीभवन या सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों के शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में क्या होते हैं, विभाजित रहते हैं, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि केंचुए के शरीर का खंडीभवन होता है, यह विखंडावस्था कहलाती है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे, तो खंड अवस्था में रहती है। ठीक है, इस टाइप से कुछ। आगे है पृष्ठरज्जु। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकोट मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह पर बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं, तथा
पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, अगला कैसा वर्गीकरण समझते हैं, तो अगला है प्राणियों का वर्गीकरण समझते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं भाई, तो प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र नंबर 4.4 में देखते हैं आप। नीचे दिया है ये 4.4, यहाँ पर देखिए किया गया है मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण। अभी हम लोग इसको देखते हैं। पहले ये थोड़ा सा देखें, जैसे संघ पेरिफेरा। देखिए पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो वर्गीकरण दिया है प्राणी जगत का वर्गीकरण देखिएगा, तो ये प्राणी जगत क्या है, तो एनिमेलिया यानी बहुकोशिकीय होता है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि प्राणी जगत कैसा होता है, तो बहुकोशिकीय होता है। ये बात को अच्छे से याद रखिएगा। इनके संगठन का स्तर दिया हुआ है, समिति दिया है, प्रगुहा दिया है और संघ दिया हुआ है। तो संघ सारे पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो संगठन का स्तर देखिए यहाँ पर कोशीय स्तर दिया हुआ है। इसके बाद इनके ऊतक अंग तथा अंग तंत्र के आधार पर क्या है ये, तो समिति में ये आर्य दिए हुए हैं और कुछ द्विपार्श होते हैं। और द्विपार्श में भी बिना गुहा के कुछ लोग हैं जिसको अगुही कहते हैं, और कोट गुहे यानी कि कोट गुहा वाले होते हैं कुछ, कुछ सत्य गुहा युक्त या गुही को कहलाते हैं इनको। ठीक है, और इन्हीं को आगे जो है फिर जब बांटते हैं तो उनका संघ निर्धारित हो जाता है। जैसे पोरीफेरा फेरा जो है, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, टोनीफ्लोरा और प्लेंटी हेल्थमिंथीज, फिर एल्केमिल्थीज, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क या एकाइनोडर्म या हेमिकार्डेटा जिसे अर्धरज्जुकी कहते हैं, और कार्डेटा जिसे रज्जुकी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके ऊपर पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट उसको आप ले लीजिए। देखिएगा संघ पोरीफेरा क्या है, या इसको पोरीफेरा भी कहते हैं। अभी नीचे संघ संघ पढ़ रहे हैं, संघ। ठीक है, संघ अभी आपने दिखा ना, संघ नीचे, उसी को। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय तथा असमिति होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं, जैसे कि 4.2 में अभी आप देखेंगे, आगे देख ही लेते हैं। ये 4.5 में है। चलिए अभी आगे देखते हैं। जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है, स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, और जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया के द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जित करने में सहायक होता है, और कोएनोसाइट तथा कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है, और कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंजी प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। ठीक है, स्पंज में प्राणी नर तथा मादा में पृथक नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, वे उभयलिंगीय होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष रहता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति के लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए साइकन या साइफा, स्पॉन्जिला तथा जिसे स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं, तथा यूस्पंजिया जिसे बाथ स्पंज कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये समझिएगा। आगे है संघ सिलेंट्रेटा, या इसको बोलते हैं नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममितीय प्राणी हैं, जैसे 4.6 में आप देखेंगे। नाइडेरिया नाम इनका दंश कोशिका और नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना हुआ है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है।
दंशकोरक या नाइटोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार। ये देखिए ये इस प्रकार का है। ठीक है, ये सिलेंड्रेटा उदाहरण है। जैसे ये ओरोलिया मेडुसा है पहला, और ये वाला, और वह है एडमासिया तथा पालिप। ठीक है, ये मतलब ये ऐसे उल्टे टाइप में जो है पकड़ने की क्षमता रखता है, और ये यहाँ से पकड़ करके अंदर जो है जमाने की क्षमता रखता है। जैसे ये देखिए इसका प्रकार ओरिजिनल में, और ये ठीक है, आकार ये दिया है और इसका प्रकार ये है, इसका आकार ये दिया है और इसका आकार ये है। ठीक है, और इसका मतलब मेन ये है। ठीक, देखिएगा आगे, पकड़ने में सहायक होते हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकेशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है। अधोमुख हाइपोस्टोम के स्थित मुख्य द्वारा खुलती हैं। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतःकोशिकी दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल तथा कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए पाई जाइएगा इसको। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इनके शरीर में दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्थावर बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा हो गया, और मेसुडा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है। ऊपर आपने अभी देखा ना, ओरिलिया या जेलीफिश जिसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया, ये जेलीफिश टाइप का, ये जेलीफिश टाइप का है ना, ये ऊपर आपने देखा है। और आ वाले को उदाहरण वो, ठीक है, जैसे हाइड्रा उसको बोलते हैं। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस होता है, जिसे अब ओबेलिया में कहते हैं। ठीक है, ओबेलिया में होते हैं। जैसे पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा जो है लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमासिया समुद्र एनीमोन, और पेनिनट्यूला समुद्री पिक्ष, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन तथा मैंडरीन जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। संघ टीनोफोर, तो टीनोफोर कंकतर को समानतः समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कहते हैं, या कंकाल जेली जिसको कॉम जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी आर्य सममिति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक शरीर का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभि कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है, चलने में सहायता करे प्रकार से, जिसमें 4.8 में दिया है, चित्र नंबर 4.8। ये देखिए, जैसे ये जो है इसको चलने में सहायता करती है। ये इसकी टांगें हैं, एक तरीके से समझें आप। ठीक है, पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतराकोशिकी दोनों प्रकार के होते हैं। जीव संदीप्ति या प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना 24 का मुख्य विशेषता है। इसकी क्या मुख्य विशेषता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये जीव जो है संदीप्ति है यानी प्रकाश उत्पन्न करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है प्रकाश उत्पन्न करना। ठीक है, आगे देखिएगा। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। ठीक है, ये है टीनोप्लाना या प्लूरोब्रेकिया का उदाहरण है ये। ठीक, आगे देखिएगा। अगला है दोस्तों संघ प्लेटी हेलमिंथीज या चपटे क्रमी जिनको कहते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठधर रूप के चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रमी कहे जाते हैं। इस समूह का अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटेक्रमी द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं, जैसे 4.9 में देखिएगा, ये
4.9 में देखिएगा। फीताकृमि, जिसको आप लोग पहले छोटे थे पढ़ते रहेंगे, फीताकृमि, उसको पीताकृमि बोलते हैं, ठीक है। पेंटी हेलमिंथीज के उदाहरण हैं पीताकृमि, ये जिसको बोलते हैं आप टीनिया, या पर्णकृमि जिसको बोलते हैं फेसियोला, ठीक। तो देखिएगा आगे, कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ का परपोषी से सीधे अपने शरीर के सतह से अवशोषित करते हैं। ये ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत से लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया फीताकृमि जिसको बोलते हैं, और फेसियोला पर्णकृमि जिसको कहा जाता है। ये चित्र आपने यहाँ पर देख लिया। आगे देखते हैं, संग एस्केल मिंथीस, या जिसको बोलते हैं गोलकृमि। दोस्तों, एस्केल मिंथीस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। मुक्त जीवी जलीय तथा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों के परजीवी भाग भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममितीय त्रिकोरकी तथा कूट प्रगोही प्राण होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है और आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती हैं। उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है, जैसे कि 4.10 में देखिएगा। ये देखिएगा, ये 4.10 में ये है इसका उदाहरण, गोलकृमि। ये गोलकृमि, ये नर है, ये मादा है। देखिएगा, नर तथा मादा एक लिंग श्रेय होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। तो इसको समझने में क्या है कि मादा जो है क्या होंगे, बिग साइज में होंगे और ये स्मॉल साइज में। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था होती है। जैसे उदाहरण के लिए एस्केरिस गोलकृमि और वुचेरिया फाइलेरिक्रमी या एनसाइलोस्टोमा अंकुशक्रमी जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, संघ एनिलिडा। ये प्राणी जलीय या लवणीय या अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव, कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्वीय सममिति होते हैं। ये त्रिकोरकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुहीय प्राणी होते हैं। ये सब तरीके के टाइप के पाए जाते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बंटा होता है। इम्पॉर्टेंट है, इनका शरीर जो है कैसा, खंड और विखंडों में बंटा होता है। चित्र में देखिएगा, लैटिन जो है एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इसे संघ को एनिलिडा कहते हैं। चित्र 4.11 ये देखिएगा, ये एनिलिडा का उदाहरण है। ये है, इसका नाम है नेरिस, और ये हीरुडिनेरिया जो रक्त चूसक जोंक जिसको बोलते हैं, ये क्या है, ये जोंक का उदाहरण है, ठीक है। जैसे आप लोग तालाबों उलाबों में पाते हैं, नदी में तो बहाव में ज़्यादा नहीं, किनारों पे, बाकी तालाबों में अधिकतर अधिक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और ये क्या है, रक्त को आपके चूसते हैं, आपके ब्लड को जो है चपक जाते हैं तो आपके ब्लड को चूसते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलने में सहायता करते हैं। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस पासपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित रहता है। वृक्क एक वचन नेफ्रेडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुक्षिकाएं एक वचन ग्लैंगियन होता है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। 4.11 में देखिएगा, ये है आपका नेरिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगश्रीय लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं जो कि उभय लिंगश्रीय होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटिमा जिसे केंचुआ तथा हीरुडेनेरिया रक्त चूसक जोंक, ठीक है बात। आइए आगे देखते हैं,
अगला रहेगा आर्थोपेडा। ये क्या है भाई? तो आर्थोपोडा प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थोपोडा ही हैं। चित्र 4.12 देखिएगा, ये 4.12। तो आर्थोपेडा के उदाहरण जैसे टिड्डी हो गया, तितली हो गया, बिच्छू हो गया, झींगा जिसको प्राण भी आप कहते हैं। ये देखिए, ये टिड्डा हो गया, तितली हो गया, बिच्छू हो गया, और ये आपका झींगा हो गया, झींगा मछली टाइप, ठीक है, जिसको बोल देते हैं आप, है ना। ये आर्थ्रोपोडा के हैं सभी। तो इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व समिति, त्रिकोरकी, विखंडीय तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग, ठीक है। आर्थोस का मतलब क्या है? संधि, उपांग। इसमें संधियुक्त उत्पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुष्ट क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वास कोशिकाओं, श्वसन कोशिकाओं द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे संगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपीगी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं, ठीक है। ये क्या देते हैं? ये अंडे, एग्स को देते हैं, ठीक है, ये एग्स देते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं ये, इम्पोर्टेंट, ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं। क्या क्या देखिएगा? तो लेसिफर लाख कीट जिसको बोलते हैं, जिससे आपके रेशम के धागे जो निकलते हैं ना, रेशम, वो लाख से निकलता है। जैसे रोगवाहक कीट हैं एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एडीज यानी मच्छर, ये मतलब खतरनाक हैं। यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्टा जो आपके पेड़ जो फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तथा जीवित जीवाश्म जिसको लिमुलस बोलते हैं, राज ककट, किंग क्रैब आदि। आगे देखिएगा, संघ मोलस्का जिसको कोमल शरीर वाले प्राणी भी कहा जाता है। मोलस्का दूसरे सबसे बड़ा प्राणी संघ है। 4.13 में देखिएगा, तो 4.13 मोलस्का के उदाहरण क्या है? पहला है पाइला जिसे सेब घोंघा बोलते हैं, इसको देखेंगे ना अब, तो घोंघा जिसमें शंख जो आप लोग शंख जो बजाते हैं, बनता है जो, यही रहते हैं सब। और ये ऑक्टोपस, ये खतरनाक है भाई, ये सब जो है पानी में है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय लवड़ी, अलवड़ी तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकीय प्रगुही प्राणी हैं। कई गुहा रहते हैं इसमें। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर होता है, पेशीय पात तथा एक अंतरंग ककुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककुद प्रावार के बीच में स्थान जो प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन द्वारा दोनों में सहायक होते हैं। सिर पर संवेदिक स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा रेडुला कहा जाता है, ठीक है, पूछता है। सामान्यतः नर जो है आपका मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो पाइला सेब घोंघा जिसको बोलते हैं, पिंक टाडा मुक्त शुक्ति, सीपिया ये शीप के आकार का जो निकलता है ना, तो पहले गांव में उसको सुत ही कहते थे, सुत ही। जैसे उसको जब वो हो जाता था तो उसको निकाल देते थे, उसको घिस के बीच में से जो है खाली कर देते, तो वो चौखीला हो जाता था, उससे आलू वालू छीला करते थे। गांव के जो लोग पुराने होंगे वो इस चीज़ को समझेंगे,
ठीक है, उनसे पूछिएगा तो आपको बताएंगे, दादी नानी या पुराने लोग जो भी। और कटलफिश या लोलिगो स्क्विड, जिस ऑक्टोपस हो गया बेताल मछली जिसको बोलते हैं, और एप्लाइसिया हो गया समुद्री खरगोश जिसको बोलते हैं डेंटेलियम रद्द कवच, या कीटोप्ल्यूरा काइटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है हमारे पास संघ इकाई नोडमेटा, शूलयुक्त प्राणी जिसको कहते हैं, शूलयुक्त मतलब जिसमें कांटे हों जैसे कहेंगे। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। ये पूछता है कि किस चीज़ का होता है वो, तो कैल्शियम युक्त कंकाल होता है इनका, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त शरीर होता है। 4.14 में देखिएगा एकाइनोडर्मेटा देखिएगा, तो पहला है तारामीन, ठीक है, और भंगुर तारा एक ठो, वो खतरनाक हैं। ये सभी समुद्रवासी हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्मा अरीय रूप से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप में सम्मित होते हैं। ये सब त्रिकोरकी अथवा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन गमन तथा भोजन पकड़ने में श्वसन में सहायक होता है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा क्या होते हैं, पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होती है। उदाहरण के लिए एस्टेरियम तारामीन जिसको बोलते हैं, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया जिसे समुद्री करकटी बोलते हैं, तथा ओफियूरा भंगुर तारा। दो ठो आपको ऊपर दिखा है, तारामीर और भंगुर तारा। अगला है संघ हेमिकॉर्डेटा। देखिएगा, इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले केशुरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सम्मिति त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी है। इसका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है तथा शुंड कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है, जैसे 4.15 में। ये क्या है, बैले गुनोलसस, खतरनाक नाम भी है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है और श्वसन क्लोम के द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग हैं। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है और परिवर्धन लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा, एक तो देख लिया बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है, आगे का देखिएगा, संघ कॉर्डेटा जिसे रज्जुकी कहते हैं। ये क्या है भाई, तो केशुरकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, ठीक है, तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदापश्च पुक्ष बंद परिसंचरण तंत्र होता है। 4.14 में दिया हुआ है, देखिएगा, ये है रज्जुकी की विशिष्टताएं। ये देखिए, पृष्ठ रज्जु है, मेरुदंड दिया हुआ है, गुदापश्च पुक्ष दिया हुआ है, अक्लोम छिद्र हुआ है, दिया है यहाँ पर। सारणी 4.1 में अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है। आइए इस तुलना को देख लेते हैं। ये अरज्जुकी एवं रज्जुकी विशिष्ट लक्षणों की तुलना भाई देख लिया जाए इसको। तो देखिएगा, रज्जुकी प्राणी जो है उनका क्या है, और रज्जुकी प्राणी अरज्जुकी, तो पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है यहाँ पर, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित रहता है। केंद्रीय तंत्र तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है, और यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आधार तल में
ठोस होता है तथा कैसा होता है, दोहरा होता है। यहाँ पर एकल होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं यहाँ पर। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है। ठीक है, अगर उपस्थित है तो कहाँ होगा, पृष्ठ भाग में, और इसका हृदय अधर भाग में होता है। एक गुदा पक्ष पुच्छ उपस्थित होता है, इसमें गुदा पक्ष अनुपस्थित होता है, यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, जैसे 4.17 में। तो ये एसिडिया है। ठीक, ये सभी समुद्री प्राणी हैं। और यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेलेफोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम हो गया, और सेफेलोकॉर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फीऑक्सस या लेंसलेट। ठीक है, आगे देखते हैं। कशुरेकीय संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिर अथवा उपस्थित मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती हैं। केशुरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी केशुरुकीय नहीं होते। इंपॉर्टेंट है। रज्जुकी के मुख्य लक्षण अतिरिक्त केशुरुकी में 2-3 अवस्था अथवा 4 प्रकोष्ठ वाली पेशी अधर हृदय होता है, और वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पख फिन जिसको बोलते हैं या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग जो ये वर्टिब्रेटा है, इसका जो है विभाजन देखेंगे तो इसका डिवीज़न किया गया है कहाँ, अनैथोस्टोमाटा, नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा में ये जबड़ों का अभाव होता है इसमें, और इसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जबड़े हैं, यहाँ जबड़े नहीं हैं, यहाँ पर हैं। तो इसमें जिसमें जबड़ों का अभाव नहीं होता है, इसमें एक वर्ग है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, और इस जिसमें जबड़े उपस्थित हैं, जिसमें जबड़े हैं उसमें 2 होते हैं। एक पिसीज पख उपस्थित होते हैं इसमें, टेट्रापोडा जिसको चतुष्पाद पाद उपस्थित होते हैं जिसमें। इनके वर्ग में है कॉन्ड्रिकथीज और ओस्टिकथीज, और इसमें है एम्फीबिया उभयचर जिसको बोलते हैं, रेप्टिलिया सरीसृप आते हैं इसमें, एवीज और मैमल्स यानी स्तनी वर्ग भी आते हैं। आगे देखिएगा। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, देखिएगा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा बिना जबड़ों के चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। 4.18 जबड़ा रहित है, और केशरुकी है जिसको बोलते हैं पेट्रोमाइजॉन, इसका नाम है भैया। ठीक है, इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होते हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोमा स्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण क्या है भाई, पेट्रोमाइजॉन जिसे लैम्प्रे, तथा मिक्सिन जिसे हैगफिश कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये क्या है, आगे देखिएगा। वर्ग कॉन्ड्रिकथीज, तो ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इनका अंत कंकाल उपस्थिल है। चित्र नंबर 4.19 देखिएगा, ये है 4.19।
जिसमें है इस स्कॉली योडोन कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं, प्रेस्टीज यानी आराम मछली जिसको बोलते हैं, मुख अधर पर स्थित होता है, पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होते हैं, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा पृष्ठ जिसे ऑपरकुलम कहते हैं से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में कांतित होते हैं। पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। क्या हैं? ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। ये लगातार तैरते हैं। हृदय के 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हृदय 2 प्रकोष्ठ में होता है, एक जिसमें एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। ठीक है बात। आगे इनमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं जिसको टारपीडो, तथा कुछ में विष दंत होते हैं, ट्रायोगन होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जैसे विद्युत अंग इसमें एक में होता है जिसको टारपीडो बोलते हैं, वो छुएगा तो बिजली जैसा करंट मारता है, और विष दंत होता है एक में। ये सब असमतापी या पोइकिलोथर्मिक होते हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणिपक या आलंगिक क्लेश पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए स्कॉली योडोन कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं, प्रेस्टीज आरा मछली, और कॉर केरोडोन या विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगोन वेल शार्क जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। वर्ग ओस्टिकथीज। इस वर्ग की मछलियां लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। चित्र 4.20 ये देखिएगा, ये है अस्थिल मछलियों को उदाहरण समुद्री घोड़ा और कतला। ये समुद्री घोड़ा हो गया, कतला। इनका शरीर धारा रेखित होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रक्षत अपारकुलम से ढके रहते हैं। पूछता है किसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, तो ये कौन से हैं? वर्ग ओस्टिकथीज होगा, या इनका नाम दे देगा एक तरीके से। त्वचा साइकोसोएड तथा टीनोयोड सल्क से ढकी रहती हैं। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है। ठीक है, जो उत्प्लावन में सहायक होते हैं, मतलब कि ये तैर के जो है एक जगह भी खड़े हो सकते हैं। और वो वाली मछलियाँ जो हैं वो हमेशा तैरती रहती हैं, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें वायु कोश उपस्थित नहीं था, तो इसमें वायु कोश उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हृदय में 2 प्रकोष्ठ होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। सभी असमतापी होते हैं तथा नर मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं, अंडे देते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एक्सोसिटस उड़न मछली जिसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसको समुद्री घोड़ा कहते हैं, अलवड़ीय यलेबियो जिसको रोहू कहते हैं, रोहू मछली जिसको कतला, और कलेरियस मांगुर जिसको कहा जाता है, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश जिसको, और पेट्रोइसम एंगज मछली जिसको कहा जाता है ना। आगे देखिएगा। वर्ग एम्फीबिया या जिसको बोलते हैं उभयचर, जो दोनों में रहते हैं, पानी वानी में दोनों। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी 2 यानी बायोस जीवन 2 टाइप का। ये उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। चित्र 4.21 देखिएगा। उभयचर के उदाहरण सैलामेंडर और मेंढक। ये देखिए, मेंढक देखते हैं ना आप कि पानी में भी भाग जाता है जैसे ही आप उसको देखेंगे, और नहीं तो बाहर निकल के भी बैठ सकता है वो।
इनमें अधिकांशतः दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है और उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। ठीक है। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पूछता है किसमें 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है, तो आपका मेढक में। 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़ा है। ये असमतापी प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, यानी अंडे देते हैं। विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए बूफो, जिसको टोड, राना टिग्रीना मेढक, ठीक है, हाइला वृक्ष मेढक, और सैलमेंड्रा जिसे सैलामेंड्रा बोलते हैं। इक्थियोफिस पद रहित उभयचर। ठीक है। आगे नेक्स्ट है वर्ग सरीसृप। तो सरीसृप नाम प्राणियों को रेंगने या सरकने के नाम द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द में रेपेर अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना होता है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें कीरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क प्रशल्क पाए जाते हैं। 4.22 चित्र में देखिएगा, ये है, देखिएगा, ये कछुए छुए हैं, सांप वाप हो गया जिसमें। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय समानतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। ठीक है। इसमें कितना होता है? 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं इसमें भी। लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने सल के त्वची केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं, अंडे देते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए किलोन टर्टल और टेस्टियोडो टोरटाइज, केमलियन वृक्ष छिपकली, केलोटज बगीचे की छिपकली, एलिगेटर जिसको बोलते हैं, जिसको क्रोकोडाइलस घड़ियाल, हेमिडे यालस घरेलू छिपकली जिसको बोलते हैं, जहरीले सर्प नाजा जिसको कोबरा बोलते हैं, और वंगैरस क्रेट वाइपर। अब देखिए चित्र में सब दिया हुआ है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये सरीसृप हैं सारे, जिसमें वृक्ष छिपकली दिया है, घड़ियाल दिया है, केचुआ दिया है, नाग दिया, सांप दिया है। आगे देखिएगा वर्ग एविज यानी कि पक्षी। एविज कोई मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर। ठीक है, कुछ ही पक्षी होते हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, न थोड़ा बहुत। इनमें चोंच पाई जाती है। क्या है इंपॉर्टेंट? इनमें चोंच पाई जाती है। चित्र 4.23 आइए देख लेते हैं। 2.23 कुछ पक्षी जैसे चील दिया है, ये शुतुरमुर्ग है, तोता है, मोर है। ठीक है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनते हैं। पश्चपाद सामान्यतः शल्क से होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं। वायुकोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशनी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें समतापी होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायुकोश फुफ्फुस को जुड़कर
सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे कि कार्वस कौवा, कोलुम्बा कपोत, सिटकुला तोता, स्ट्रियो जिसे ऑस्टिच कहते हैं, पैवो मोर, और एटिनोडाइटीज पेंगुइन हो गया, सूडोगाइपस हो गया गिद्ध। ठीक है, वो तो उसके वैज्ञानिक नाम है, हम लोग नॉर्मल भाषा में उसको जानते हैं। अगला है देखेंगे वर्ग स्तनधारी। दोस्तों इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान में, जंगल घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में। इनमें सब कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूल होते हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन का होता है, जिसमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने के लिए अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र नंबर 4.24 देख लीजिए क्या क्या ये दिया है। कुछ स्तनधारी, ये हो गया डकबिल हो गया आपका, ये कंगारू हो गया, ये चमगादड़ हो गया और ये ब्लू व्हेल हो गया। ठीक है, इनकी त्वचा में पर रोम पाए जाते हैं। किस पे रोम पाए जाते हैं ये पूछता है, तो इनके त्वचा पर क्या क्या है आपने अभी नीचे देखा। बाह्य कर्णपल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ये स्तनधारी जो है बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अंडे को देते थे, है ना। उदाहरण के लिए अंडज ऑरिनिथोरिंकस और प्लेटिपस डकबिल, जरायुज, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊँट जिसको बोलते हैं, मकाका बंदर, रैट्स चूहा, केनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेल्फिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलिनिटेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस बाघ, पैंथरा लियो शेर। अब यहाँ देखेंगे आगे कि प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण आप देखते हैं। दोस्तों ये है आपके सामने इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है संघ दोस्तों, इसके बाद दिया है एक संगठन का स्तर कैसा है इनका, फिर समिति दिया हुआ है कैसी है, गुहा के बारे में है, फिर खंडी भवन है, पाचन तंत्र है, फिर परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है और विशेष लक्षण दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले पेरिफेरा। अब सबका जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तो क्या तुलनात्मक रूप में देखा जा रहा है। तो पेरिफेरा में कोशिका है, अनेक प्रकार की असमिति होती है, अनुपस्थित होती है। गुहा इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें और इसमें अनुपस्थित, इसमें अनुपस्थित, इसमें अनुपस्थित है। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, इन सब में इसमें पेरिफेरा में नहीं होता है। शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र केवल होता है इसमें। ठीक है, और सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया हैं, ये ऊतक होते हैं जिसमें असमिति आरी होती है। इसमें भी गुहा नहीं है, खंडी भवन नहीं है, और पाचन तंत्र जो है अपूर्ण होता है लेकिन अपूर्ण है, पूरे रूप से नहीं, और इसमें अनुपस्थित है। परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र इसमें भी नहीं है, और इसके विशेष लक्षण है कि नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिका उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद है टीनाफोरा, इसमें ऊतक होते हैं, ये अरीय होते हैं, इसमें भी जो है गुहा नहीं है, और इसमें जो है खंडी भवन नहीं है, और पाचन तंत्र जो है इसमें भी अपूर्ण होता है, और परिसंचरण तंत्र जो है इसमें नहीं है, और श्वसन तंत्र नहीं है। इसका इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो है कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा प्लेटी हिलमिन्थीज, तो अंग तथा अंग तंत्र होते हैं इसमें, यह द्विपार्श्व होता है। और क्या दिया है कि गुहा जो है इसमें नहीं रहता है, खंडी भवन भी नहीं है, पाचन तंत्र भी इसमें अपूर्ण है, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता है, और श्वसन तंत्र भी नहीं होता है। लक्षण क्या है इसका, चपटा शरीर तथा चूसक होते हैं ये। आगे है स्केल्मिनथीज,
इसमें अंग तंत्र होते हैं, ये द्विपार्श्व होते हैं, और इसके जो गुहा है कूट प्रगुही होती है, और खंडी भवन इसमें भी नहीं होता है। ये पाचन तंत्र इसमें कैसा होता है, पूर्ण रूप में पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं होता है, श्वसन तंत्र इसमें भी नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, क्रम रूपी होते हैं तथा लंबे होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एनिलिडा, इसमें जो है संगठन स्तर इसका अंग तंत्र होता है, और यह द्विपार्श्व होते हैं। गुहा प्रगुही होता है, खंडी भवन इसमें उपस्थित होते हैं खंड खंड में। पाचन तंत्र इसमें पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित है, लेकिन श्वसन तंत्र उपस्थित नहीं है। शरीर वलयों की तरह खंडित होती है। इसके बाद है आखिरी दोस्तों आर्थोपेडा, ये भी अंग तंत्र स्तर के होते हैं। इसमें भी सममितीय द्विपार्श्व होती है, गुहा जो है प्रगुही होती है, खंडी भवन उपस्थित होते हैं इसमें। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, और परिसंचरण तंत्र इसमें उपस्थित होता है, और श्वसन तंत्र भी इसमें उपस्थित होता है। इसका विशेष लक्षण है बाह्य कंकाल काइटिनी संधिपाद भी पाए जाते हैं। ठीक है बात, ये चीज़ समझ में आई। आगे देखिएगा, इसमें जो है मोलस्का आता है जिसमें अंगतंत्र उपस्थित है। इसका भी जो वह द्विपार्श्वी होते हैं, प्रगुही है, और इसमें ये जो है आपका थोड़ा छोटे करेंगे। खंडी भवन कैसा है, सॉरी, इसका जो खंडी भवन में ये नहीं होता है, और पाचन तंत्र जो है यहाँ पर पूर्ण तरीके से होता है, और परिसंचरण तंत्र यहाँ उपस्थित है, और श्वसन तंत्र यहाँ उपस्थित है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, बाह्य कंकाल, रुकिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये संगठन है, ये आपका सम्मिति है, ये आपका गुहा है, और ये आपका खंडी भवन है, और ये आपका पाचन तंत्र है, ये आपका परिसंचरण है, और ये आपका श्वसन है, और ये लक्षण है। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लेते हैं। समझ में आ रही बात, देखिएगा। तो इसके बाद है इकाइनोड मेल्टा, जिसमें अंगतंत्र होता है, और इसका जो सम्मिति है आर्य है, गुहा जो है प्रगुही है, और खंडी भवन इसमें नहीं अनुपस्थित होता है, मतलब ये नहीं है खंडी भवन। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र भी होता है, श्वसन भी उपस्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जल संवहन तंत्र होते हैं, आर्य समिति होते हैं, और मोलस्का में बाह्य कंकाल पाया जाता है, कवच प्राय उपस्थित होता है इसमें। हेमिकॉर्डेटा में अंगतंत्र पाया जाता है, ये द्विपार्श्वी होते हैं, प्रगुही होते हैं इनकी गुहा जो है, और खंडी भवन ये नहीं है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होते हैं, श्वसन भी इसमें हो सकते हैं, कृमि के समान होते हैं, शुंड, कॉलर तथा धड़ उपस्थित होता है। ये इसका लक्षण है, मुख्य लक्षण। आखिरी है कॉर्डेटा या रज्जु की, जिसमें अंगतंत्र होता है, ये द्विपार्श्वी होते हैं, प्रगुही होते हैं जिनकी गुहा, और खंडी भवन इसमें उपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, श्वसन जो है उपस्थित होता है। इसका पृष्ठ जो है लक्षण क्या है, पृष्ठ रज्जु होते हैं, ये खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु से क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पख इसमें उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों इसका सारांश पढ़ते हैं। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सम्मिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठ रज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे लक्षण भी हैं जो संघ तथा वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पॉरीफेरा, जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कशाभी कीप कोशिका कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेटा स्पर्शक दंशकोरक नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जलीय स्थिर तथा स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवड़ी तथा कंकड़ पट्टिका वाले जीव होते हैं। और प्लेटीहेम्थलीज चपटे कृमि प्राणियों के शरीर चपटे तथा द्विपार सम्मिति वाले होते हैं। परजीवी प्लेटीहेम्थलीज स्पष्ट चूसक तथा अंकुश होते हैं। इसके लमिन्थीज कूट प्रगुही वाले गोलाकृत प्राणी होते हैं। एनिलिड प्राणी विखंडित खंडित वाले होते हैं, जिनमें प्रगुहा होती है, में बाह्य तथा अंतःखंड एकीकृत तथा गुदा होते हैं।
आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह होता है जिसमें संधियुक्त पाद होते हैं। मोलस्का का कोमल शरीर होता है जो कैल्शियम के कवच से ढके होते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह बाखरी कंकाल काइटिन का होता है और एकाइनोडर्म के त्वचा कांटेदार होते हैं। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकार्डेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें शुंड, कॉलर तथा वक्ष होते हैं। संकॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड या तो प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकीय प्राणियों में जबड़े का अभाव, अग्नेथा तथा अन्य जबड़े में नैथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होता है जो मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नैथोस्टोमेटा के दो अधिवर्ग विभाजित किए गए जैसे पेसीज तथा टेट्रापोडा। वर्ग कॉन्डिक्थीज तथा ऑक्टिस्थीज चलनपक होता है। ये पीसीज के अंतर्गत हैं और कॉन्डिक्थीज लवणीय मछलियों में वही कंकाल उपस्थित होता है। उभयचर यानी कि एम्फीबिया सरीसृप, रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग एविस तथा स्तनधारी मैमेलिया वर्गों में दो जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर स्थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं करेटिनित होती है, ये पूछता है, और सूखी होती है, ये पूछता है। सांपों के पाद अनुपस्थित होते हैं। मछलियाँ उभयचर सरीसृप असमतापी अनियततापी पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पक्षपाद चलने, तैरने, टिकने, पक्षिसाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायुज यानी कि बच्चे देने वाले होते हैं। तो ये था दोस्तों आपका प्राणी जगत के बारे में आज का चैप्टर नंबर 4 और ये पूरा होता है। नीचे ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, आप इनको करने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ नीचे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पिछली वीडियोस को आप देख लीजिएगा और मुझे आशा है कि वीडियोस पसंद आ रही होंगी। साथ ही साथ आप लोगों ने कहा था कि जो प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस की बुक जल्द ही मेरे पास आने वाली है, तो मैं आपकी प्रैक्टिस जो है फिर उसको करवाऊंगा। यानी कि जैसे नीट के एग्ज़ाम्स हो गए, यानी अन्य एग्ज़ाम्स के भी जो भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट होंगे तो मैं उसको करवाने का प्रयास करता हूँ। तो जल्द ही वो भी आपके सामने आने वाला है। तो अभी आप लोग इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। और इस वीडियो को अगर पसंद किया है आपने तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।